हेलो नमस्कार एवरीवन। आशा है आप लोगों का टीटी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा करके इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जो कल 31 को मैथमेटिक्स का या इस आज तो हम सिर्फ मैथमेटिक्स का ही पेपर देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि इसके आंसर किस तरह से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसके आंसर। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं मैथ्स का पेपर किस तरह से रहा है। तो ये मैथ्स का पेपर है मेरे पास, ये के सीरीज़ का। पहला सवाल देखते हैं, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। जिसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम ना के बराबर हो। तो पहला है, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा न्यूनतम, बल्कि फर्क पड़ेगा तो टीचर पे ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? स्तर 2, स्तर 3, स्तर 0 या स्तर 1? तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 1, स्तर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, समवर्ग गुण। हाँ, आगे देखेंगे, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नंबर 1, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका। बिल्कुल सही। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। और अगला है चौथा, कि गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। कोई भूमिका नहीं है, ये तो असंभव है। इसलिए जो है हमारा इसका आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। संख्याओं की अंतर्दशी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। संख्या को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। नंबर सी है, गणना से पहले संख्याओं को संख्याक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। और डी है, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है, डी। तो हमारा ऑप्शन ए और डी सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ए और डी। जी हाँ, ए और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, प्राइमरी लेवल की बात। ऑप्शन 1 देखेंगे, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। बिल्कुल गलत। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। बिल्कुल गलत है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही राइट ऑप्शन इसका। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ये 3 वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित की प्रकृति के संदर्भ में जो सत्य नहीं है, तो पहला है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं। गणित में विचारों की सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। जो सत्य नहीं है, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर 4th होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमी विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोकू पहेली को हल करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, चौपड़ आकृतियों को पहचानना।
अगला क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? संख्या चार्ट, क्रिजिनियर छड़ें, गिनतारा और जियो बोर्ड। तो हम संख्या चार्ट के बारे में भी जानते हैं, गिनतारा के बारे में भी जानते हैं, जियो बोर्ड के बारे में भी जानते हैं, लेकिन भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्रिजिनियर छड़ें का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ? संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है। क्रमसूचक भाव में, ऑर्डिनल सेंस में। तो साथियों, इससे पहले हम जान लेते हैं ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझ जाएं। कार्डिनल, जो कार्डिनल सेंस होता है 1 2 3 4, ये तो है कार्डिनल। और हम ऑर्डिनल पूछा है यहाँ पर, ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल जो नंबर होते हैं जिसे हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य, 3 कार्डिनल। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, कार्डिनल। मैं इस इमारत की तीसरी, थर्ड, यहाँ पर देख रहे हैं तीसरी इसमें थर्ड, तो ये ऑर्डिनल नंबर हो गया। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानें। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, गलत हो जाएगा। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए 1, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। अगर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को त्रिभुज की अवधारणा पढ़ा रहे हैं तो क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखा जाना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, अन्य आकृतियां भी बच्चों को बता देनी चाहिए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृति भी प्रस्तुत करानी चाहिए। मेरे हिसाब से ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। ऐसा भी नहीं है, संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? तो साथियों, हमारे पास यहाँ जो दे रखा है इसने, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर विभाजक में प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना। यदि शेषफल, यहाँ पर हमारा शेषफल 5 है, 5 दिया हुआ, शेषफल 5 है, और ये बोला कि भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगुना है। भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगुना, तो शेषफल का दुगुना 5 दूनी 10, और ये जो है भागफल का 5 गुना, यानी कि 2 पंजे 10, ये हो जाएगा। तो अब आप ही सोचिए यहाँ पर बीच में क्या आएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर हमारी संख्या 25 होगी तो हम 10 का भाग 25 में देंगे, 10 दूनी 20, और 25 में से 20 गया तो 5। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, साथ ही इसमें ऑप्शन है 25, 48, 52 और 15। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? तो अगर 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग, 5 क्रमागत संख्याओं का
यानी कि 4 इसका मीडियम हो जाएगा। और इससे पहले की जो संख्या हो जाएगी इसको इस तरह से भी हल करेंगे हम, 2 3 4। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 3 क्रमागत जो क्रम से लगी हुई क्रमागत संख्याएं, 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 9 होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। अगला सवाल देखेंगे। यदि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो वर्ग के रूप में है 144, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो भुजा आ जाएगी वर्ग की, ए बराबर क्या हो जाएगी? 12 वर्ग की 144, भुजा 12 हो गई। और उसका जो परिमाप है, परिमाप हो जाएगा 4a वर्ग का, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा गया 12 बराबर हो जाएगा 12 चौको 48। अब ध्यान रहे 48 48 उसका टोटल जो है परिमाप हो गया। और हमें जो है क्या निकालना है, पूछा है कि आयत, यदि इस तार को आयत के रूप में, कुल टोटल जो तार की लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर। तो अगर तार, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा? तो क्योंकि 16 सेंटीमीटर आयत की, अब हम आयत के बारे में देखेंगे। ये लगभग आयत सही नहीं बना है, ये हम आयत हमने बनाया है और जिसकी जो है लंबाई क्या है? 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 16 और 16 इधर, तो इसकी हो जाएगी 32। साथियों ये तो हो गया 32 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं क्योंकि टोटल तार की जो लंबाई हमने देखी वो है 48, वो है 48 में से 32 सेंटीमीटर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया। इस तरह से हम सामान्य ढंग से करेंगे 16। तो अब क्योंकि 16 तो यहाँ 8 इसकी चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर इधर से भी हो जाएगी और इधर से भी 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या हो गया है? अब हम देखेंगे तो कितना, ये सवाल में पूछा है कि यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा? तो अब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है कितनी? लंबाई निकली उसकी कितनी? 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर बराबर 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन में, वो आंसर है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है लासा निकाल लेंगे। लासा निकालने के बाद जैसे हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इसका आएगा 60। नीचे देखा जाए तो इसका एलसीएम आएगा 60 और बाकी संख्या अगर हम ऊपर से क्रम से देखेंगे तो सबसे पहली वाली संख्या जो है, अब हम इनका लासापा निकालने के बाद पहली वाली जो संख्या बनेगी वो बनेगी कितनी? 50/60। दूसरी संख्या देखेंगे तो कितनी बन जाएगी? 4 का भाग 60 में देंगे, बहुत सामान्य ढंग से जिस तरह से हम बच्चों को समझाते हैं। तो 4 का भाग 60 में दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 में हम 4 का भाग देंगे यहाँ पर ऐसे, पहले 4 के 4 बचा 2 20 4 5 20 15 चौको 60। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 15 से ऊपर गुणा कर देंगे, 15 तियाँ 45। तो अगर हम नीचे का ना लिखें क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है, तो ऊपर की संख्या आई 50 पहले और फिर क्या आ जाएगी? 45। 15 तियाँ 45। फिर अगली क्या आएगी? क्योंकि 60 में हम दे रहे हैं तो 30, 30 से कम 30, फिर ऐसे आ जाएगी संख्या। फिर नेक्स्ट संख्या देखेंगे तो हमें इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बड़ी संख्या वो है 3, 5 6 और 3 4, ये पहली वाली जो संख्याएं हैं यही बड़ी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, बड़ी और उससे थोड़ा छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची है।
8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची है, यानी कि वो कितने 8:15 पे पहुंची है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची है, आधा घंटे पहले पहुंची। इसका मतलब उसका जो सहकर्मी वो कितने पे पहुंचा होगा, 8:45 पे। ठीक, अच्छा 8:45 पे पहुंचा है, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट लेट था। अब क्योंकि वो 8:45 पे पहुंचा है और गोष्ठी के लिए वो 40 मिनट लेट था, तो गोष्ठी कितने बजे थी फिर, 45 में से 40 घटा देंगे तो हमारे पास टाइम क्या आ रहा है, 8:05 AM। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला ही से हो जाएगा, नो सॉरी ये दूसरा वाला, 8:05, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर 1 होना चाहिए, जिसका आंसर है 5। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। 19वां स्थान है रूही का। मान ली बात, ये लड़की रूही है जिसका स्थान है 19वां। अब यहाँ से भी हम नंबर लगाएंगे ऐसे करके, तो ये 19वां स्थान है। ऐसे इधर से भी इसका पीछे से भी गिनेंगे तो 19वां स्थान है। तो 19 तो ये हो गए और 19 यहाँ से जब गिनेंगे तो ये भी काउंटिंग में आ रहा है। यहाँ से 19 भी काउंटिंग और पीछे से भी गिनेंगे तो यहाँ से भी 19 काउंटिंग में, दोनों तरफ से। तो हम क्या करेंगे, 19 + 19 बराबर हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा, 38। 19 + 19 - 1, तो ये हो जाएगा 38 - 1 = 37, 37। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 37। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। ये 6 दहाई मीन्स 60, 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। यानी कि 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई 80 से कम है, इन दोनों के बीच में है वो। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक के 2 गुना है। संख्या क्या है। अब हम यहाँ ऑप्शनों में देख रहे हैं 5 4 9, ये भी है 8 1 9 7 2 9 6 3 9 है, लेकिन इसका दहाई का अंक इकाई के अंक के दुगुना है। दहाई का अंक दुगुना होना चाहिए, यानी कि अगर 5 4, यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे हम तो 4 का दुगुना 8 होता, नहीं है, गलत। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में 1 का दुगुना 2 होता है, तो ये भी नहीं है। अच्छा, तीसरे ऑप्शन में 2 का दुगुना 2 दूनी 4 होता है, ये भी नहीं है। चौथे ऑप्शन में देख रहे हैं हम 3 का दुगुना 6 होता है, 3 दूनी 6, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो राइट आंसर होना चाहिए 63। अगला क्वेश्चन, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। तो साथियों ये सवाल बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं, इनको इनकी प्राइस को जोड़ देना है और इनका जो आंसर है वो राइट आंसर है 1 100 रुपये 50 पैसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। तो इस सवाल को देखेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्योंकि रेलगाड़ी 30 मई को भी चल रही है और उसके बाद मई क्योंकि 31वां जाता है, 31 को भी और 1 जून को भी। तो यहाँ पर 30 मई को क्योंकि 23:40 का मतलब होता है 11:40 पर रात को घंटे पर वो चलती है, तो उसके बाद फिर 12 बजे तो 31 अगला दिन शुरू हो जाता है। तो ये यहाँ चली सिर्फ 20 मिनट चली है, उसके बाद 12 बजे से अगला दिन शुरू हो गया, तो वो फिर पूरे दिन भर चली, तो 24 घंटे वो हो जाएंगे। और अगले दिन 1 जून को वो 5:15 पे 5:15 पे वो पहुंचती है। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो यहाँ पर ये 24 घंटे ये हो गए, ये 20 मिनट हैं, 20 मिनट ये हो गए, 24 घंटे ये हो गया और 5:15 ये हो गया। तो 24 और 5 कितने हो गए, 29 घंटे तो ये हो गए और 20 मिनट ये हो गए और 15 मिनट ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे 35 मिनट।
तो ये हो जाएंगे 29 घंटे 35 मिनट। तो हमारा आंसर होना चाहिए 29 घंटे 35 मिनट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 घंटे 35 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक के 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, ध्यान रखिए 10वें स्थान का जो अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या बताएं। अब हम सबसे लास्ट वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं कि यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या कौन है? 9। तो 9 हम देख रहे हैं कि 9 2 ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया, इसमें भी 9 नहीं है, 2 संख्याओं में 9 है। ठीक, उसके बाद 2 तो वैसे कट गया और उसने बोला है कि यदि इकाई का स्थान 1 अंक सबसे बड़ी इकाई विषम संख्या है तो 9 तो हो गई है। इसके बाद और देखेंगे एक चीज़ और, 2 हमारे ऑप्शन वैसे कट गए हैं। ठीक, 5 अंकों वाली संख्या के 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान का 1/3 है। तो 100वें स्थान पे देखेंगे हम इकाई दहाई, पहले वाले ऑप्शन में देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा 4 जो है यहाँ पर 4 है, और ये जो है जो 1000वें का 3/4 होना चाहिए, 1000वीं संख्या के 3/4 होना चाहिए। तो ये 8 के 3/4 है क्या? नहीं है। 4 दूनी 8, 2 तियां 6, तो नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा सीधे वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल है। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में क्या घटाना होगा? तो साथियों तो बहुत सरल सवाल है, यहाँ से इनको जोड़ करके और 17,863 में से घटा देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7,041। ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी का एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? 275 ml, 320 ml, 225 ml या 250 ml। तो ml में है सबसे पहले, तो हम क्या कर देंगे, 16 लीटर की धारिता वाली है तो 16 × 1000 कर देंगे तो ये हमारा ml में आ जाएगा। उसके बाद बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भर करके 50 बार, तो हम 50 से इसको भाग दे देंगे तो इस 0 से ये 0 कट जाएगा और फिर 5 से हम यहाँ इसको काट देंगे। 5 दूनी 10 और ये 0 यानी कि 20 पंजे 100 पूरा कट गया। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 16 दूनी इसका गुणा यहाँ कर देंगे, 16 गुणा गया 20 तो 16 दूनी 32 यानी कि 320 ml। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 320 ml हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 320 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा पर 50 रुपये भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो मंजू ने 258 दिया है तो पहले के लिए तो 2 किलोमीटर की यात्रा पर वो 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, तो 50 रुपये तो वो कट गए। तो 258 में से 50 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे बच जाएंगे 208 रुपये। 208 रुपये बचेंगे। लेकिन उसके बाद क्या, अब 208 पे क्या होगा, 16 का भाड़ा लग रहा है। 208 पे कितने का भाड़ा? 16 का भाड़ा। तो 16 के हिसाब से हम किलोमीटर देखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, इसे काटेंगे 16 कम 16 16 तियां 48 हो गया।
13 किलोमीटर तो ये हो गया, लेकिन साथियों प्लस 2 किलोमीटर के पहले उसने 50 रुपये दे रखे हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे 15 किलोमीटर। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। तो ये मारिया के और शहनाज के, तो इनका हम टोटल कर देंगे, तो इनका दोनों का टोटल मारिया के हैं 390 अंक, और शहनाज के भी हमने जब टोटल किए तो वो भी हैं 390 अंक। अब आइए हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानें। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्त इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। तो हमारा जो दूसरा वाला है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गणित का। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, डिजायरेबल, वांछनीय? खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से चौथा आंसर सही होना चाहिए, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर? तो साथियों इसका आप परिमाप क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्योंकि ये फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, इसलिए ये क्या है, एक बंद प्रश्न है, क्लोज हो गया। ये प्रश्न जो है क्लोज हो गया है, ओपन नहीं है, ओपन एंडेड नहीं बल्कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अच्छा, बी है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। तो ऐसी संख्याओं का क्या करना, आपने समुच्चय ज्ञात करना जिनका माध्यक 4 है, और 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। ये भी क्या है, ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो ये क्या है, ओपन एंडेड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप काफ़ी कुछ अपने अपने तरीके से जो जानकारी बच्चों को होगी वो ज़रूर बताएंगे। तो हमारे यहाँ पर जो है, क्योंकि बी और डी जो हैं खुले सिरे वाले प्रश्न हो गए, और बी और डी खुले सिरे वाले, और ए और सी जो हैं बंद सिरे वाले हो गए। तो हम देख रहे हैं दूसरे में ऑप्शन 2 देखिए, ए व सी, ये वाला ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। मुक्त सिरे वाले ओपन एंडेड क्वेश्चन है बी और डी, और ये जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ए और सी। तो इसलिए हमारा इसका राइट आंसर 2 होना चाहिए। तो साथियों ये हमारा आज का मैथ्स सीटीटी का जो मैथ्स था, इसके जो हैं क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे आप मुझे ज़रूर, और आपने कितने अंक लिया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।